इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डूंगरपुर में रुका माफिया अतीक का काफिला। बिछड़ीवाड़ा थाने पर रोका गया है अतीक का काफिला। एक गाड़ी के खराब होने की खबर मिल रही है। पत्रकारों से बोला अतीक, मुझे मारना चाहते हैं, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। तो साबरमती जेल से एक बार फिर से प्रयागराज की तरफ अतीक को लेकर के यूपी एसटीएफ की टीम बढ़ चुकी है। ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, इसी बीच बड़ी जानकारी, डूंगरपुर में रुका है माफिया अतीक का काफिला। बिछड़ीवाड़ा थाने पर रुका अतीक का काफिला। एक गाड़ी के खराब होने की जानकारी। पत्रकारों से बोला अतीक, मुझे मारना चाहते हैं। साबरमती जेल से लेकर के प्रयागराज जेल की ओर यूपी एसटीएफ की टीम रवाना हो चुकी है। इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, डूंगरपुर में इस वक्त माफिया अतीक का काफिला रोका गया है। बिछड़ीवाड़ा थाने पर अतीक का काफिला रोका गया। एक गाड़ी के खराब होने की जानकारी मिल रही है। साबरमती जेल से बाहर आते वक्त पत्रकारों ने जब सवाल पूछा अतीक से कि तुम्हें फिर से लेकर जाया जा रहा है, इस पर अतीक ने जवाब दिया, मुझे मारना चाहते हैं, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। तो बाबा का एक्शन लगातार जारी है। यूपी सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया। इसी बीच साबरमती जेल से वापस प्रयागराज की तरफ अतीक अहमद को लेकर के यूपी पुलिस की टीम रवाना हुई है। वही पुलिस, वही गाड़ी, प्रयागराज चला अतीक। माफिया को मौत का डर, अतीक कांपे थर-थर। साबरमती टू नैनी जेल हो न जाए ब्रेक फेल। 22 से 24 घंटे का सफर, डॉन को लगता है डर। यह है उत्तर प्रदेश का बाहुबली माफिया अतीक अहमद। माथे पर शिकन है और चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। एक समय था जब अतीक के नाम से अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे, लेकिन आज अतीक को खुद की जान का खतरा सता रहा है। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। लेकिन आपको तो उमेश लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का मसलन अतीक को एक बार फिर से गाड़ी पलटने का डर सताने लगा है। दरअसल योगी की यूपी पुलिस माफिया अतीक को गुजरात के साबरमती से प्रयागराज लेकर जा रही है। करीब 40 पुलिस अधिकारियों और जवानों की टीम अतीक को लेकर रवाना हुई। बताया जा रहा है कि अतीक को प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने के आरोपी अतीक अहमद के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, जिसके लिए यूपी का सबसे बड़ा डॉन अतीक अहमद 1300 किलोमीटर के सफर पर निकल गया है। जेल से निकलते ही एक बार फिर से उमेश पाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड की आंखों में खौफ दिखाई दिया और जुबान पर दहशत। आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, खास बात यह है कि इस बार भी अतीक अहमद को उसी रूट से लाया जा रहा है। साबरमती जेल से राजस्थान के उदयपुर, मध्य प्रदेश के शिवपुर होते हुए झांसी के रास्ते प्रयागराज लाया जाएगा। अतीक को पहले लाने वाली पुलिस टीम ही इस बार भी भेजी गई है। दरअसल पुलिस ने अतीक और उसके बेटे अली समेत 13 के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की। प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस ने ये मामला दर्ज किया। साथ ही प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ के लिए एक सप्ताह पहले भी वारंट जारी किया था। प्रयागराज पुलिस ने बी वारंट साबरमती जेल में तामील कराया था। अब अतीक को कोर्ट में पेश करके पुलिस पूछताछ के लिए उसकी रिमांड मांगेगी। ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि कितने दिन की रिमांड की अनुमति देती है। आइए माफिया की क्राइम कुंडली भी आपको दिखाते हैं। पहला मुकदमा 1979 में दर्ज किया गया। 44 साल में 102 केस, हत्या, हत्या का प्रयास, किडनैपिंग, रंगदारी, जमीन कब्जाना समेत कई गंभीर मामले माफिया पर दर्ज हैं। पुलिस की कार्रवाई सिर्फ अतीक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अतीक एंड फैमिली पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। आइए नजर डालते हैं अतीक फैमिली की क्राइम कुंडली पर। अतीक अपहरण केस में उम्र कैद। अली, अतीक का बेटा, नैनी जेल में बंद है। अशरफ, अतीक का भाई, कई मामलों में आरोपी, बरेली जेल में बंद है। असद, अतीक का बेटा, 5 लाख का इनामी है, फिलहाल फरार है। उमर, अतीक का बेटा, लखनऊ जेल में है। शाइस्ता परवीन, अतीक की पत्नी, 25,000 की इनामी है और फरार चल रही है।
बहरहाल एक बात तो साफ है कि अतीक एंड फैमिली के सबसे बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। जहां एक तरफ अतीक को उमेश पाल किडनैपिंग केस में पहले ही सजा हो चुकी है, वहीं अब उमेश पाल मर्डर केस में फैसला आना बाकी है। मतलब साफ है कि अब अतीक के गुनाहों का फुल एंड फाइनल हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए आपको मेरे सहयोगी पुनीत के पास लेकर चलते हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, सुना है, और अभी तक खबर हम तक यही पहुंच रही है कि फिलहाल काफिले को रोका गया है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये काफिला जो साबरमती जेल से चला था वो ठीक पिछली बार जो रूट था साबरमती जेल से चिरोड़ा होते हुए राजस्थान बॉर्डर में रतनपुर के जरिए दाखिल होने का, और रतनपुर से पहले कुछ देर पहले गुजरात सीमा में जो काफिले का एक अन्य वाहन था, एक व्हीकल था, उसमें तकनीकी खराबी आई। इससे उसे काफी धीमी गति से राजस्थान की ओर लाया जा रहा था, लेकिन संभवतः वो बीच में ही बैकडाउन हो गया। तो काफिले की जो मुख्य गाड़ियां थी उनको डूंगरपुर जिले में पहला जो पुलिस स्टेशन पड़ता है नेशनल हाईवे 48 पर बिच्छीवाड़ा, वो हाई सिक्योरिटी पुलिस स्टेशन है, वहां पर लाकर इनको बिठाया गया है। और जो वाहन एक खराब हो गया था उसे ठीक करने के लिए एक पुलिस सुरक्षा में एक मैकेनिक को भी गुजरात के लिए रवाना किया गया है, जो रतनपुर से कुछ ही दूरी पर खराब हुआ है। और संभावना जताई जा रही है कि अंधेरा होने से पहले उस वाहन को ठीक करके बिच्छीवाड़ा थाने तक लाया जा सकेगा। उसके बाद इस काफिले को आगे बढ़ाई जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी इस बारे में भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो पुलिस और इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, उन सोर्सों से ये बात सामने आई है कि जो अतिरिक्त जो वाहन था, जो पुलिस वैन थी, उसमें खराबी आई है। इसी कारण उसे करीब 2 से 3 किलोमीटर तक बीच की स्पीड से आगे लाया गया था। जी ठीक है पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें। चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए देखिए, मोदी सरकार जब से केंद्र में आई, सरकार की पहली प्राथमिकता रही है सरहदी इलाके का विकास करना, और इसके लिए मोदी सरकार बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में लगातार जुटी हुई है। तो सरहद पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत भी की गई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह अरुणाचल के किबिथू गांव का दौरा करने पहुंचे और वहां से चीन को सख्त संदेश दिया, जिससे ड्रैगन बिलबिलाने लगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। अमित शाह ने एलएसी से चीन को दिए सख्त संदेश। एलएसी पर शाह का जय हिंद, तिलमिला उठा जिनपिंग। अरुणाचल में शाह बिलबिलाने लगा ड्रैगन। चालबाज चीन एलएसी पर कब नापाक चाल चल दे, इसके लिए चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है। हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलापने वाले चीन का पीठ पे छुरा घोंपने का पुराना इतिहास है। यही वजह है कि भारत चीन पर अब जरा भी भरोसा नहीं कर रहा। भारत लगातार एलएसी पर एक्शन मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में हैं। अमित शाह ने राज्य के नमिति के वालोंग शहीद स्मारक पर 1962 युद्ध के शहीदों को नमन किया। इससे पहले अमित शाह ने अरुणाचल के किबिथू गांव में रात बिताई। वहां उन्होंने आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान अमित शाह ने पड़ोसी मुल्क को सख्त संदेश दिए। उन्होंने चीन का नाम लेकर अटैक किया और कहा कि भारत की जमीन कोई छीन नहीं सकता। गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। अमित शाह का दौरा ऐसे समय में हुआ जब हाल ही में ये खबर आई कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदले, जिस पर भारत ने करारा जवाब दिया। भारत ने चीन को साफ कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का भिन्न अंग है। किबिथू गांव में जब अमित शाह पहुंचे तो चीन बिलबिलाने लगा। चीन ने अमित शाह के दौरे पर आपत्ति जताने की कोशिश की, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। न अरुणाचल के नाम बदलने का रौब चला और न ही चीनी आपत्ति की। उन्होंने चीन को कई संदेश दिए। और मित्रों, आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। जब मध्य भारत से कोई आता था तो कहता था कि मैं भारत के अंतिम गांव में जाकर आया, और अब जब यहां जैसे मैं वापिस जाऊंगा, मेरी पोती को बताऊंगा
कि मैं भारत के पहले गांव में जाकर आया हूं। अरुणाचल वासी सामने मिलता है तो नमस्ते नहीं कहता है, वो जय हिंद बोलकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। और यही जो जज्बा है आपका, इसने भारत के साथ अरुणाचल को जोड़ कर रखा है। हमने सीमाओं की सुरक्षा को ही राष्ट्र की सुरक्षा माना है, इसके आगे और कोई संदेश हो नहीं सकता। सीमा की सुरक्षा ही राष्ट्र की सुरक्षा होती है, इसलिए सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नरेंद्र मोदी जी ने अपनी प्रायोरिटी में रखा है। अमित शाह का सरहदी इलाकों का दौरा काफी अहम है, क्योंकि चीन बॉर्डर की दूसरी तरफ गांव बसाने में जुटा है, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। तो मोदी सरकार भी पीछे कहां रहने वाली। मोदी सरकार जानती है कि दुश्मन से लोहा लेना है तो बॉर्डर इलाके का विकास ज्यादा से ज्यादा होना जरूरी है। इसी के तहत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई। अरुणाचल का किबिथु पहला गांव है जिसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विकसित किया जा रहा है। चीन की सीमा से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। भारत चीन म्यांमार के ट्रायल जंक्शन दीपू पास से 40 किलोमीटर दूर 1962 में चीन ने सबसे पहले किबिथु पर धावा बोला था। एलएसी के पार चीन गांव को बसा रहा है, तेजी से विकास कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लद्दाख बॉर्डर से सटे इलाके में चीन तेजी से निर्माण कर रहा है। चीन उन इलाकों में बहुत सारे नए गांव बसा रहा है। चीन ने एलएसी के पास सैकड़ों गांव बसा रखे हैं। पेंटागन के मुताबिक अरुणाचल के ऊपर सुबनसिरी में गांव बना लिया गया है। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने गांव को दोबारा बसाना शुरू किया। फिर से गांव बस जाने से भारतीय सेना को काफी मदद मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज के साथ साथ एलएसी के पास भारत सामरिक चीजों को मजबूत कर रहा है। न केवल सामरिक बल्कि बॉर्डर पर चौकन्ना भारत सैनिकों की आवाजाही को आसान बनाने में जुटा है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने बर्फबारी से बाधित रूट को रिकॉर्ड समय में खोल दिया। दरअसल भारत सरकार जानती है कि चीन से मुकाबला करना है तो सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। भारत चीन सीमा पर 875 किलोमीटर लंबी 37 और सड़कें बनाने का प्रस्ताव। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। तीसरे चरण में 70% काम अरुणाचल प्रदेश में होना है। आईसीबीआर के पहले और दूसरे चरण का काम लगातार जारी है। 1435 किलोमीटर लंबी सड़कें लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में बनाई जा रही है। दरअसल पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन आए दिन खुराफात करता रहता है। कभी डोकलाम, कभी गलवान तो कभी तवांग में जिनपिंग की सेना घुसपैठ की कोशिश करती है। हालांकि भारतीय फौज के आगे चीन की सेना दम नहीं भर पाती और पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है। और अब मोदी सरकार वाइब्रेंट विलेज के जरिए बॉर्डर वाले राज्यों को फुल प्रूफ बनाने की जुगत में लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए अब आपको बताते हैं कि कोप इंडिया युद्ध अभ्यास में भारत की तरफ से कौन कौन से फाइटर जेट्स वहां गरज रहे हैं। सबसे पहले Su-30 MKI, इसके साथ ही LCA तेजस, इसके साथ ही IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर और एयरबॉर्न वार्निंग एयरक्राफ्ट भी यहां पर गरज रहे हैं। इसके साथ ही कोप इंडिया युद्धाभ्यास में अमेरिका की तरफ से जो शामिल फाइटर जेट्स हैं उनके बारे में भी जानकारी आपको दे दें। अमेरिका की तरफ से फाइटर जेट्स जो शामिल हैं, सबसे पहला नाम है F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट का, फिर B-1B बम वर्षक। ये दोनों फाइटर जेट्स इस युद्धाभ्यास का हिस्सा है। देखिए, भारत पड़ोसी मुल्क चीन से तनाव कम करने में लगातार जुटा हुआ है। भारत की तरफ से लगातार कई बार एलएसी विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन चीनी सेना और जिनपिंग सरकार है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। लिहाजा भारतीय सेना फुल एक्शन मोड में है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एलएसी के पास जायजा लिया। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बाद सीडीएस चौहान ने पूर्वी कमान के मुख्यालय का भी दौरा किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चालबाज चीन से भारत चौकस। एलएसी पर चीन का नापाक इरादा। ड्रैगन की नापाक हरकत पर सीडीएस सचेत। चीनी हरकत पर भारत देगा मुंह तोड़ जवाब। चीन ने जब से अरुणाचल प्रदेश के कई गांवों का नाम बदलने का ऐलान किया है, तब से भारत फुल एक्शन में है, ताकि चीन को ये एहसास हो सके कि ये 1962 का नहीं बल्कि 2022 का भारत है। खुद को दुनिया की नई महाशक्ति समझने वाले चीन को भारत से लगी सीमा पर देश के सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में जुट गए हैं। अमित शाह से लेकर सीडीएस जनरल अनिल चौहान तक ने एलएसी से चीन को संदेश दिया है। दोनों ने बता दिया है कि नया भारत सरहद की सुरक्षा को प्राथमिकता के टॉप पर रखता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, सीडीएस जनरल अनिल चौहान सिक्किम स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर सुरक्षा का बारीकी से जायजा ले रहे हैं। यही नहीं, जनरल अनिल चौहान ने उत्तर बंगाल की सीमा से लगे इलाकों के साथ हासीमारा एयरबेस का दौरा किया, जहां राफेल विमानों की नई टुकड़ी तैनात की गई है। इसी के साथ उन्होंने सुकना में 33 त्रिशक्ति के मुख्यालय का भी दौरा किया। यहाँ उन्हें पूर्व सीमाओं पर सैन्य तैयारियां, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स के बारे में जानकारी दी गई। वहीं सीडीएस चौहान ने सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फोर्ट विलियम में पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता से मुलाकात की और सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत की। एक तरफ सरहद पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान के पहुंचने और दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश में एलएसी से लगे गाँव में जाने की खबरों के बीच चीन में खलबली मचना लाजमी है। चीन को पता है कि भारत के सीडीएस और केंद्रीय गृह मंत्री का एक के बाद एक अचानक हो रहा सीमा क्षेत्र का ये दौरा यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ न कुछ तो गहरा राज हो सकता है। दरअसल भारत अपने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा की स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहता है। वह सेना के साजो सामान से लेकर सुरक्षा से जुड़े समस्त उपकरणों की तेजी से आपूर्ति कर रहा है, ताकि भारत की सेना जरूरत पड़ने पर चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। चीन अपने पांव भूटान तक पसारने की कोशिश में जुटा है। मसलन सिक्किम भूटान तिब्बत जंक्शन में डोकलाम से लगने वाले भूटान सीमाओं में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रहा है। अप्रैल मई साल 2020 में भारत चीन सेना के बीच खूनी झड़प के बाद भारत ने सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी को और बढ़ा दिया है। चीनी हरकत के बाद भारत फुल एक्शन में है। यही वजह है कि भारतीय फौज के बड़े अधिकारी समेत केंद्रीय मंत्री लगातार एलएसी के पास के इलाकों का दौरा कर रहे हैं, ताकि चीन की किसी भी हिमाकत को मुंह तोड़ तरीके से जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच क्या भारत में मुसलमान परेशान हैं? भारत विरोधी ताकतें जो अफवाह देश में उड़ाती हैं, वही ताकतें विदेशों में भी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में शामिल हैं। ऐसी ताकतों को इस बार निर्मला सीतारमण ने करारा जवाब दिया। अमेरिका के पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण ने पश्चिम की धारणा पर वार करते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों के हाल पाकिस्तान से बेहतर है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिमी की धारणा पर सीतारमण का वार। अमेरिका में वित्त मंत्री ने दिखाया आईना। भारत में मुसलमानों का हाल पाक से बेहतर। भारत में मुसलमानों को लेकर पश्चिम देशों में आए दिन एजेंडा चलाए जाने की खबर आती है। आए दिन भारतीय मुसलमानों को लेकर पश्चिमी देश नेगेटिव बातें करते हैं, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वार किया। अमेरिका स्थित पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यानी कि PIIE में एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने भारत के लिए पश्चिमी देशों की एक धारणा पर जमकर फटकार लगाई। निर्मला सीतारमण ने भारत के लिए नकारात्मक पश्चिमी धारणा पर करारा जवाब दिया। सीतारमण ने कहा कि भारत में मुसलमानों की स्थिति पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की तुलना में बहुत बेहतर है। India has the second largest Muslim population in the world. And the population is only growing in number. So I would rather invite these people who write these reports to come to India. I'll host them. I'll host them. Let them come and let them travel alone India and prove their point. निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के बैठकों में भाग लेने और G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए वॉशिंगटन पहुंची और यहीं पर मुसलमानों को लेकर सवाल किया गया। ऐसे में आपको आंकड़ों के जरिए दोनों देशों के हालात के बारे में बताते हैं। 1941 में पाकिस्तान में 14% हिंदू थे। 2022 में हिंदू आबादी सिकुड़कर 1.18% पहुंच गई। 1951 में भारत में मुस्लिम आबादी 3.5 करोड़ थी। 2011 में मुस्लिम आबादी बढ़कर 17.2 करोड़ हो गई। भारतीय मुसलमानों को लेकर कुछ वेस्टर्न कंट्रीज आरोप लगाते रहते हैं कि हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण ने पश्चिमी धारणा पर जबरदस्त वार किया और बता दिया कि भारतीय मुसलमानों का हाल पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर है। भारत में मुसलमान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अहम सियासी खबरों का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु की स्टर्लिंग सरकार को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
दरअसल तमिलनाडु में आरएसएस के मार्च के खिलाफ सरकार ने कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। अब आरएसएस को तमिलनाडु में मार्च की परमिशन मिल गई है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को झटका लगा है। दरअसल आरएसएस के मार्च के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने याचिका दायर करके कहा था कि इस मार्च से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में आरएसएस को रूट मार्च निकालने की इजाजत दे दी है। मदरसा हाई कोर्ट के रूट मार्च की इजाजत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। आरएसएस के मार्च को परमिशन देने का मामला 27 मार्च को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने की सुनवाई। आरएसएस की ओर से महेश जेठमलानी ने की पैरवी। आरएसएस की ओर से मेनका गुरुस्वामी ने भी दी दलील। टकराव बढ़ने के मजबूत कारण न हो तो मार्च को रोका नहीं जा सकता। राज्य सरकार ने की थी इजाजत न देने की मांग। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था का दिया था हवाला। देश भर में जहां जहां सेकुलर सरकार है, कथित सेकुलर सरकार है, वहां हिंदू समाज को अपनी धार्मिक यात्राओं, किसी भी तरह का प्रोसेसन, पथ संचलन निकालने पर या तो प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और या फिर जब निकालने लग जाता है समाज तो उसको रोक दिया जाता है। हाल ही में तमिलनाडु में पीएम मोदी और सीएम स्टालिन एक ही मंच पर नजर आए थे, जिसके बाद दोनों की मुलाकात की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हुई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए बात करें अयोध्या की। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा इतनी हाईटेक होगी कि कोई परिंदा भी यहाँ पर पर नहीं मार पाएगा। मंदिर की सुरक्षा के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। इसके लिए 77 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही अयोध्या की 24 घंटे ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण इसी साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा। 2024 के पहले महीने यानी जनवरी की मकर संक्रांति से लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर जितना भव्य होगा, मंदिर की सुरक्षा भी उतनी ही हाईटेक होगी। सुरक्षा के लिए 77 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। मंदिर की सुरक्षा के लिए अयोध्या में कई वॉच टावर भी बनेंगे और पुलिस भी हाईटेक होगी। अयोध्या में बनेंगे कई वॉच टावर। मंदिर परिसर में होंगे 800 कैमरे। 24 घंटे ड्रोन से होगी निगरानी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 77 करोड़ रुपए का प्रावधान। मंदिर ट्रस्ट ने नियुक्त किया सुरक्षा सलाहकार। सरयू नदी में बढ़ेगी पुलिस बोट की संख्या। दरवाजों पर होगा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। सर्विलांस बुलेट प्रूफ जैकेट की होगी खरीद। मौजूदा पुलिस फोर्स में नहीं होगी कोई कमी। पीएसी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ के हवाले सुरक्षा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की सुरक्षा हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस होगी। मंदिर के मेन गेट की सुरक्षा मानव रहित होगी। कंट्रोल रूम से ही गेट पर पूरी नजर रखी जाएगी। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा निर्मित सुरक्षा उपकरण मंदिर के मुख्य द्वार पर लगाए जाएंगे। सुरक्षा का खाका खींचने से पहले कंपनी के इंजीनियर्स ने मंदिर परिसर का जायजा भी लिया। गेट के नक्शे को 2 बार बदला गया। इंजीनियर्स ने गेट का नक्शा और उसकी पैमाइश के मुताबिक सुरक्षा उपकरण बनाने शुरू किए। मेन गेट पर बूम बैरियर लगा होगा। अंदर प्रवेश होने से पहले सेंसर से गाड़ी स्कैन हो जाएगी। अगर गाड़ी के अंदर कोई विस्फोटक या अन्य कोई हथियार होगा तो बैरियर नहीं खुलेगा। अगर इसके बावजूद कोई शख्स बैरियर तोड़कर जबरन गाड़ी को गेट के अंदर ले जाने की कोशिश करेगा तो आगे जमीन के अंदर से 3 फीट ऊंची नुकीली दीवार बाहर निकल आएगी। देखने में यह दीवार टायर किलर की तरह होगी। ये उस गाड़ी को वहीं पर रोक देगी। इसके साथ ही राम मंदिर के आसपास वॉच टावर से भी नजर रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।